नमस्ते बच्चों। आज हम इस वीडियो में केमिस्ट्री का चैप्टर 2 इज मैटर अराउंड अस प्योर का जो सेकंड पार्ट है वो लेकर आए हैं, जिसमें हमने अलग अलग जो सेपरेशन मेथड है उनके बारे में डिस्कशन किया हुआ है। तो सबसे पहले कोई भी मिक्सचर होता है उसको हम जो है कुछ फिजिकल मेथड के द्वारा सेपरेट करते हैं। उसके जो कंपोनेंट हैं उनको हम किसी भी फिजिकल मेथड द्वारा सेपरेट नहीं कर सकते। हर एक मिक्सचर के लिए एक पर्टिकुलर मेथड हम चूज करते हैं जो हमें फेवरेबल होता है। सबसे पहले बात करते हैं हम इवेपोरेशन की। यदि हमारा जो मिक्सचर है उसमें से एक जो कंपोनेंट है वो क्या है, वॉलेटाइल है, जो कि जिसका इवेपोरेशन हो सकता है, और दूसरा जो है वो नॉन वॉलेटाइल है, तब हम इवेपोरेशन मेथड यूज करते हैं उसके कंपोनेंट को सेपरेट करने के लिए। तो इवेपोरेशन में हम क्या करते हैं कि मिक्सचर को हीट करते हैं, तो जो वॉलेटाइल सब्सटेंस है वो इवेपोरेट हो जाता है और उसको कंडेंस करके हम एक जगह इकट्ठा कर लेते हैं, और दूसरा जो कंपोनेंट है जो कि इवेपोरेट नहीं होता वो हमारा जो भी हम वेसल लेते हैं उसमें पीछे रह जाता है। तो जैसे कि आपको एनसीईआरटी में आप इसकी जो एक्टिविटी है वो पढ़ेंगे, तो हम जो ब्लैक इंक है उसके कंपोनेंट जो कि वाटर और डाई से मिलकर बनी हुई होती है, तो जिसमें जो वाटर है वो वॉलेटाइल है और जो डाई है ब्लैक कलर का वो जो है वो नॉन वॉलेटाइल है। तो जब हम ब्लैक इंक को हीट करते हैं तो जो आपकी चाइना डिश होती है या जो आप जो ग्लास प्लेट आप जिस पर आप ब्लैक इंक को ले रहे हैं उसमें वो आपकी बच जाती है डाई, और जो वाटर है वो इवेपोरेट हो जाता है। तो इस तरीके से हम दोनों कंपोनेंट जो हैं वो अलग कर सकते हैं इवेपोरेशन के मेथड से। और समुद्र के पानी से नमक हम जो है वो भी इवेपोरेशन मेथड से ऑब्टेन करते हैं। जैसे कि हम सी वाटर को जो है बड़ी बड़ी जो क्यारियाँ होती हैं या फील्ड होता है वहाँ पर भर देते हैं, तो उसके बाद जो सी वाटर है वो इवेपोरेट हो जाता है और जिससे कि जो सॉल्ट है वो पीछे बच जाता है, जिसको हम प्योरीफाई करके यूज में लाते हैं। तो इवेपोरेशन मेथड से हम जो है काफ़ी चीज़ें अपने यूज की करते हैं। और मतलब जो हमें ये जो मेथड है उनके बारे में पता होना चाहिए, क्योंकि हम बहुत सारी जो रूटीन लाइफ है उसमें हम मेथड को यूज से अपने लाइफ प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं सेंट्रीफ्यूगेशन। Centrifugation, the technique which is used to separating substance of different densities. This principle that denser particle will force to the bottom and the lighter particle will remain on the top when spun rapidly. कहने का मतलब सेंट्रीफिकेशन जो टेक्निक है वो इस चीज पर काम करती है कि जो हमारा मिक्सचर है उसमें जो कंपोनेंट प्रेजेंट है उनकी डेंसिटी में अंतर होता है। तो जब हम उसको स्पन करते हैं, अच्छे से घुमाते हैं इस मिक्सचर को, तो जो डेंसर पार्टिकल है वो बॉटम की तरफ मूव करने लगता है और जो कम डेंसर पार्टिकल है वो टॉप वो जो है ऊपर की लेयर की तरफ जो है वो मूव करने लगता है। जैसे कि हम मिल्क से जो बटर है वो सेंट्रीफिकेशन की मेथड से ही निकालते हैं, जिसको हम चर्निंग भी बोलते हैं। अब सेंट्रीफिकेशन मेथड थोड़ा सा एडवांस फॉर्म में जो है वो डायग्नोस्टिक जो लेबोरेटरीज होती हैं वहाँ पर ब्लड और यूरिन टेस्ट के लिए भी यूज किया जाता है। साथ ही साथ जो डेयरीज हैं वहाँ पर क्रीम का सेपरेशन जो मिल्क के साथ किया जाता है, मिल्क से जो क्रीम निकाली जाती है वो भी सेंट्रीफिकेशन मेथड से सेपरेट की जाती है। और जो वॉशिंग मशीन से जो कपड़े जो हैं वो सुखाए जाते हैं, जो जिसमें निचोड़ा जाता है उनको, काफ़ी तेजी से जो है कपड़े मशीन में घुमाए जाते हैं, जिससे क्या होता है वाटर डेंसर होने की वजह से वो नीचे की तरफ मूव कर जाता है, जिसे हम एक्टिव से निकाल देते हैं और जो आपके जो कपड़े हैं वो पूरी तरीके से ड्राई होकर आपके ड्रायर से बाहर निकल जाते हैं। तो इसमें भी हम सेंट्रीफिकेशन मेथड यूज करते हैं। नेक्स्ट मेथड है सेपरेटिंग फनल। सेपरेटिंग फनल हम तब यूज करते हैं जब हमें दो इमिसिबल लिक्विड को सेपरेट करना होता है, यानी दो ऐसे लिक्विड मिक्स हो गए हों जो एक दूसरे में घुलते ना हो, जो जो लेयर बना लेते हो अपनी अलग अलग। ठीक है, तो इसके लिए हम क्या करते हैं कि सेपरेटिंग फनल में वो जो इमिसिबल लिक्विड का जो मिक्सचर है वो डाल देते हैं, जिससे कि दोनों की लेयर अलग अलग बन जाती हैं। जो ज़्यादा डेंसर होता है वो नीचे की तरफ उसकी लेयर आ जाती है, जो कम डेंसर होता है वो ऊपर की तरफ होता है। तो जो टैप नीचे लगी रहती है उसमें सेपरेटिंग फनल में हम उसका वाल्व जो है वो खोल देते हैं, जिससे कि जो नीचे वाला लेयर है वो पहले सेपरेट आउट हो जाती है, उसके बाद जो ऊपरी लेयर है उसको दूसरे बर्तन में हम सेपरेट कर लेते हैं। तो इसकी एप्लीकेशन क्या है कि हम वाटर और ऑयल यदि हमारे मिक्स हो गए तो हम उनको भी इस मेथड से अलग कर सकते हैं। साथ ही साथ जो ओर होता है जिसमें से आयरन को हम सेपरेट करते हैं। और क्या होता है, और एक मिक्सचर होता है जिसमें बहुत सारे मेटल नॉन मेटल आपस में जो है वो मिक्स हुए रहते हैं। तो
जब हम आयरन को उसमें उसके ओर में से निकालते हैं तब हम इस मेथड का सेपरेटिंग फनल मेथड का यूज़ करते हैं, जिससे कि जो स्लैज होती है वो टॉप पर आ जाती है जब हम उसको सेपरेटिंग फनल में डालते हैं, क्योंकि वो हल्की होती है और जो आपका मोल्टन आयरन जो काफ़ी भारी होता है वो नीचे की तरफ आ जाता है। तो ये सेपरेटिंग फनल का आपको डायग्राम दिखा रखा है, जिसमें केरोसिन ऑयल और वाटर को हम सेपरेट कर रहे हैं। स्टॉप कॉक लगा हुआ है नीचे, इसको ओपन करेंगे, वाटर पहले सेपरेट आउट हो जाएगा, उसके बाद केरोसिन ऑयल सेपरेट आउट हो जाएगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं सब्लिमेशन की। तो सब्लिमेशन क्या होता है? सब्लिमेशन जो है, जब कोई सॉलिड बिना लिक्विड में कन्वर्ट हुए सीधे जो है वो किसमें कन्वर्ट हो जाता है, वो सीधे वेपर में कन्वर्ट हो जाता है। तो इस मेथड को हम सब्लिमेशन कहते हैं। जैसे कि अमोनियम क्लोराइड, कैम्फर, नैप्थलीन, ये सारे के सारे जो कंपाउंड आपको दे रखे हैं, ये सारे ऐसे कंपाउंड दे रखे हैं जो जिनमें सब्लिमेशन होता है। तो यदि हमारा इस तरीके का मिक्सचर तैयार हो गया जिसमें से एक सब्सटेंस जो है वो सब्लाइम कर सकता है, दूसरा नहीं कर सकता, तो हम क्या करेंगे कि इसमें उनके सेपरेशन के लिए हम सब्लिमेशन मेथड यूज करेंगे। इसके लिए एक एक्टिविटी जो है वो एनसीईआरटी में दी गई है, जिसमें हमने एक चाइना डिश में जो इस मिक्सचर है उसको रख दिया है, उसके ऊपर एक जो है फनल हमने रख दिए, उसके ऊपर हमने एक कॉटन प्लग लगा दिया है। ठीक है, जिससे क्या होगा कि जब नमक और अमोनियम क्लोराइड बाय चांस मिक्स हो गए हों आपके, तो जब आपका अमोनियम क्लोराइड है वो धीरे धीरे क्या होगा, वो इवेपरेट होगा और कंडेंस होकर जो फनल आपने रखी हुई है कांच की उसके ऊपर डिपोजिट हो जाएगा, और जो सॉल्ट है वो पीछे आपकी चाइना डिश में बच जाएगा। तो इस तरीके से आप अमोनियम क्लोराइड को और नमक को जो है इस मेथड से सेपरेट आउट कर सकते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं हम क्रोमेटोग्राफी। क्रोमेटोग्राफी वो टेक्निक है जिसमें किसी सॉल्वेंट में घुले हुए जो सॉल्यूट हैं उनको हम सेपरेट आउट कर सकते हैं उनकी। और उसका प्रिंसिपल क्या है कि जो सॉल्यूट डिसॉल्व रहते हैं सॉल्वेंट में, उनकी जो सॉल्युबिलिटी है सॉल्वेंट में वो अलग अलग होती है। तो जो ज्यादा जिसकी सॉल्युबिलिटी होती है सॉल्वेंट में वो ज्यादा ऊपर तक जाता है पेपर क्रोमेटोग्राफी में, और जिसकी सॉल्युबिलिटी कम होती है वो नीचे ही रह जाता है। जैसे कि क्रोमेटोग्राफी में हम करते क्या है कि एक पेपर स्ट्रिप हम लेते हैं, फिल्टर पेपर की स्ट्रिप लेते हैं, उसमें 3 सेंटीमीटर पर हम एक पेंसिल का मार्क लगा देते हैं और उसमें जो ब्लैक इंक है हम उसमें लगा देंगे, बीच में डॉट लगा देंगे उसका, और इस पेपर स्ट्रिप को हम एक ऐसे जार के अंदर रख देंगे जिसमें पानी जो है वो भरा होगा, ज्यादा नहीं भरा होगा, थोड़ा बॉटम पर। हम पेपर स्ट्रिप को इस तरीके से जार में टांगेंगे कि जो हमारी पेपर स्ट्रिप है वो उतनी ही डूबे कि वो जो हमने डॉट लगाया वो पानी के अंदर ना आए। तो धीरे धीरे हम देखेंगे पानी का लेवल जो है पेपर स्ट्रिप में बढ़ने लगता है, और जब वाटर जो है वो ऊपर की तरफ मूव करता है तो अपने साथ साथ उस जो ब्लैक इंक है उसको लेकर चलता है। और धीरे धीरे हम देखते हैं जो ब्लैक इंक है एक्चुअली वो ब्लैक इंक नहीं होती है, उसको वो कई तरीके के डाई का मिक्सचर हमें नजर आता है। हम अलग अलग पैटर्न के कलर जो है वो देखने को मिलेंगे उस पेपर पर, जिससे हमें पता चल जाएगा कि जो आपकी ब्लैक इंक है वो एक्चुअली कौन कौन से डाई से मिलकर बनी हुई है, किस किस कलर के डाई से मिलकर बनी हुई है। तो क्रोमेटोग्राफी का जो एप्लीकेशन है वो क्या क्या होती है, डाई में प्रेजेंट कलर को सेपरेट आउट करना, जो आपके नेचुरल कलर्स होते हैं उनमें कौन कौन से पिगमेंट प्रेजेंट हैं वो पता करना, और ब्लड में यदि ड्रग प्रेजेंट है तो उसका पता लगाने के लिए भी क्रोमेटोग्राफी यूज कर जाती है। वैसे क्रोमेटोग्राफी के बहुत सारे जो है मेथड्स होते हैं, लेकिन अभी 9th लेवल पे जो है पेपर क्रोमेटोग्राफी जो है वो आपके सिलेबस में है। इसका प्रिंसिपल क्या होता है? द प्रिंसिपल ऑफ द क्रोमेटोग्राफी इज द डिफरेंस इन द सॉल्युबिलिटी ऑफ द सब्सटेंस। ये डिफरेंट सब्सटेंस आर एब्जॉर्ब डिफरेंटली। ठीक है, नेक्स्ट है डिस्टिलेशन। डिस्टिलेशन मेथड जब यूज किया जाता है जब कोई मिक्सचर ऐसा होता है जिसमें जो कंपोनेंट प्रेजेंट है उनके बॉइलिंग पॉइंट में 25 केल्विन से ज्यादा उनका जो बॉइलिंग पॉइंट है, इसमें 25 डिग्री सेल्सियस लिखा हुआ है, ठीक है, 25 केल्विन होगा। 25 केल्विन से ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट में यदि डिफरेंस होता है तो हम जो है डिस्टिलेशन मेथड जो है वो यूज करते हैं। जैसे कि यहाँ पर एसीटोन और वाटर है, एसीटोन और वाटर यदि हमारे मिक्स हो गए तो इस तरीके से मिक्स होते हैं कि हम पहचान भी नहीं सकते कि एसीटोन कहाँ है वाटर कहाँ पर। तो एसीटोन को वाटर को सेपरेट करने के लिए हम ये सेटअप तैयार करेंगे, जिसमें हमने एक स्टैंड ले रखा है जिस पर एक ट्राइपॉड स्टैंड हमने लगा रखा है, नीचे बर्नर लगा रखा है, और फ्लास्क के अंदर ये मिक्सचर हमने ले लिया और इस पर एक थर्मामीटर हम कॉर्क के अंदर डाल देंगे। जो फ्लास्क में कॉर्क लगा है उसमें एक थर्मामीटर हमने लगाया हुआ है, और जब हम इस मिक्सचर को हीट करेंगे तो जो एसीटोन है क्योंकि उसका बॉइलिंग पॉइंट लो होता है वो जल्दी वेपर्स में कन्वर्ट हो जाएगा,
और इसकी जो वेपर्स हैं वो आपके ये जो आपको एग्जिट वाली जो ट्यूब दिखाई दे रही है जो कि आपका वाटर कंडेंसर के अंदर जा रही है, वहां पर पहुंचेगी वाटर उसकी जो वेपर्स हैं एसीटोन की। और वाटर कंडेंसर के अंदर एक ओपनिंग होती है जिसमें कोल्ड वाटर इन होता है और दूसरी तरफ से हॉट वाटर आउटलेट बना रहता है। तो एक तरफ से हम ठंडा पानी भेजते हैं जिससे कि जो हमारी एसीटोन की जो वेपर हैं वो कंडेंस हो जाएंगी, लिक्विफाई हो जाएगी, और जो गर्म पानी हो गया है वो वाटर आउटलेट से बाहर निकल जाएगा। तो इस तरीके से एसीटोन जो है वो ठंडा हो जाएगा और लिक्विड में फिर से कन्वर्ट हो जाएगा, और जिसको हम दूसरे एक बीकर में कलेक्ट कर लेंगे। बाद में जो है एक टेम्परेचर पर आकर जो थर्मामीटर की रीडिंग रुक जाती है, वो तब तक रुकी रहती है जब तक कि पूरा जो आपका एसीटोन है वो अलग नहीं हो जाता। और जैसे ही थर्मामीटर में रीडिंग बढ़ने लगती है 56 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा होने लगे, तो हमें क्या करना है कि बर्नर को बंद कर देना है। इसका मतलब जो भी आपका फ्लास्क है उसमें केवल अब वाटर बचा है। नेक्स्ट है फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। जब हमें एक ही मिक्सचर में दो से ज़्यादा लिक्विड आपस में मिक्स होते हैं और उनका जो बॉइलिंग पॉइंट है वो 25 केल्विन से कम होता है, तब हम जो है फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन का जो मेथड है वो यूज़ करते हैं, जिसका जो सेटअप है वो कुछ क्या कहते हैं डिस्टिलेशन जैसा ही होता है। लेकिन इसमें जो है फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन में एक कॉलम लगा रहता है जिसे हम फ्रैक्शनेटिंग कॉलम बोलते हैं, जिसके अंदर कुछ ग्लास बीड होते हैं। ग्लास बीड क्या करते हैं, एक सरफेस एरिया प्रोवाइड करते हैं जिससे कि जो वाटर वेपर्स हैं वो टकरा कर उनसे कंडेंस होकर दोबारा से लिक्विड में कन्वर्ट हो जाती हैं। अब बात करते हैं किस तरीके से हम एयर में गैसेस हैं, एयर में जो गैसेस प्रेजेंट होती हैं उनमें से जो एयर में जो गैसेस मिक्स हैं उनको सेपरेट आउट कैसे करते हैं। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, एयर को सबसे पहले कंप्रेस करते हैं। कंप्रेस माने उस पर हाई प्रेशर अप्लाई करते हैं जिससे कि वो उसके एटम जो है वो पास आ जाते हैं और उसको जो है ठंडा कर देते हैं, जिससे कि एयर जो है वो लिक्विफाई होती है। लिक्विफाई एयर को हम धीरे धीरे फिर गर्म करते हैं। तो उसमें फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन कॉलम भी लगा रहता है जिसकी मदद से जिस गैस का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो बहुत कम होता है वो सबसे पहले जो है वेपर में कन्वर्ट होगी और वो बाहर निकल जाएगी। फिर उसके बाद दूसरी गैस सेपरेट आउट हो जाएगी। इस तरीके से अलग अलग गैसेस को हम फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन के मेथड के द्वारा अलग अलग कर पाते हैं। जैसे कि बॉइलिंग पॉइंट बता रखे हैं आपको इस टेबल में अलग अलग गैसेस के। जो ऑक्सीजन है उसका बॉइलिंग पॉइंट -183, आर्गन का -186, नाइट्रोजन का 196। यानी माइनस में जो टेम्परेचर जितना ज़्यादा वैल्यू होती है उतनी ही जो कम होता है। तो सबसे पहले जो है आपका बॉइलिंग पॉइंट अचीव होगा, किसका बॉइलिंग पॉइंट अचीव होगा ये बताइए? ऑक्सीजन का, फिर उसके बाद आर्गन का, फिर आपका नाइट्रोजन का। नेक्स्ट है हम बात कर रहे हैं यहाँ पर ये फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन का आपको डायग्राम बना रखा है। इसमें एक स्टैंड लगा हुआ है बिल्कुल डिस्टिलेशन की तरह, एक ट्राइपॉड स्टैंड लगा हुआ है, बर्नर लगा हुआ है और जो फ्लास्क के ऊपर एक कॉलम लगा हुआ है जिसके अंदर ग्लास बीड भरे हुए हैं, ठीक है। और जो आपका वाटर कंडेंसर है उससे अटैच है आपका फ्रैक्शनेटिंग कॉलम, ठीक है। अब यहाँ पर क्या होगा, मान लो आपकी गैसेस मिक्स हैं जिनमें जो टेम्परेचर का अंतर है वो काफ़ी कम है, तो हम उस मिक्सचर को हीट अप करेंगे। तो जो सबसे पहले इवेपोरेट होगी वो आपकी जो है फ्रैक्शनेटिंग कॉलम में जाएगी गैस, और वो कंडेंसर में होती है लिक्विफाई होके जो हम नीचे जो जार लगा रखा है उसमें कलेक्ट हो जाएगी। और बाकी गैसेस जो है वो वेपर तो बनेंगी क्योंकि उनके बॉइलिंग पॉइंट में काफ़ी कम अंतर है, लेकिन जैसे ही वो ग्लास बीड से टकराएंगी तो वो क्या हो जाएगी, उनकी जो एनर्जी है वो रिलीज हो जाएगी और फिर से वो कंडेंस होकर वापस से फ्लास्क में पहुंच जाएंगी। तो इस तरीके से जब फर्स्ट गैस आपकी सेपरेट आउट हो गई तो धीरे धीरे टेम्परेचर बढ़ने लगेगा। तो दूसरा जो कंपोनेंट होगा फ्लास्क के अंदर उसका जो बॉइलिंग पॉइंट है वो अचीव हो जाएगा, फिर वो जो दूसरा कंपोनेंट है वो सेपरेट आउट हो जाएगा। इस तरीके से एक एक करके सभी जो कंपोनेंट हैं वो आपके फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से अलग हो जाएंगे। नेक्स्ट मेथड है क्रिस्टलाइजेशन मेथड। क्रिस्टलाइजेशन मेथड भी जो है सॉल्वेंट को सॉल्यूट से अलग करने का काम करता है। अभी जो इवेपोरेशन में आपका सॉल्यूट अलग होता है आपका सॉल्वेंट से, वही इसमें होता है, लेकिन इसमें क्या है कि क्रिस्टलाइजेशन बेटर है इवेपोरेशन से, क्योंकि कई कंडीशन ऐसी होती है कि जब हम हीट करते हैं इवेपोरेट करने के लिए तो हमारा जो वन कंपोनेंट है वो काला पड़ जाता है। जैसे कि हम शुगर को अलग करेंगे यदि शुगर सॉल्यूशन में से, तो क्या होगा, ज़्यादा हीट हम करेंगे तो जो शुगर है वो हमारी क्या होती है, चार्ड हो जाती है। चार्ड मतलब काली पड़ जाती है,
ठीक है, तो वहाँ पर हम वो मेथड यूज़ नहीं कर सकते। तो वहाँ पर हमें कौन सा मेथड यूज़ करना चाहिए? वहाँ हमें क्रिस्टलाइजेशन मेथड यूज़ करना चाहिए। ठीक है, तो क्रिस्टलाइजेशन मेथड में क्या होता है? दिस इज द मेथड टू यूज टू प्योरीफाई द सॉलिड। सॉलिड में यदि कोई चीज़ मिक्स हो जाती है, उसको प्योर करने के लिए हम क्रिस्टलाइजेशन मेथड यूज करते हैं। इट इज डिफाइंड एज द प्रोसेस दैट सेपरेट प्योर सॉलिड इनटू द फॉर्म ऑफ द क्रिस्टल। इसमें हम जो है प्योर सॉलिड को क्रिस्टल बना देते हैं, जिससे कि उसकी जो गंदगी है वो उसके क्रिस्टल में नहीं आ पाती है, वो पीछे रह जाती है और आपका जो सॉल्ट है वो क्रिस्टल फॉर्म में जो है प्योर फॉर्म में आपको मिल जाता है। तो अब क्रिस्टलाइजेशन जो है वो काफ़ी बेटर टेक्निक है। क्यों टेक्निक बेटर है वो? क्योंकि कुछ सॉलिड जो है वो हीट करने पर वो गर्म करते हैं, यदि हम उनको एवेपोरेशन से अलग करना चाहते हैं तो वो क्या है, डिकम्पोज हो जाते हैं, उनकी ब्रेकडाउन हो जाती है, जिससे कि उनसे अलग ही एक जो है कंपाउंड तैयार हो जाता है। दूसरा, कुछ इम्प्योरिटी फिर भी घुली हुई रह जाती हैं एवेपोरेशन मेथड से, यदि हम कोई सॉल्ट अलग करते हैं गिरी सॉल्यूशन से। अब क्रिस्टलाइजेशन का क्या एप्लीकेशन है? तो क्रिस्टलाइजेशन जो मेथड है वो समुद्र से सॉल्ट को ऑब्टेन करने के लिए यूज किया जाता है। साथ ही साथ जो क्रिस्टल ऑफ एलम, जो फिटकरी जो होती है हमारी, ठीक है, उसके क्रिस्टल ऑब्टेन करने के लिए भी यूज किया जाता है। अब लास्ट टॉपिक है आपका चैप्टर का, केमिकल और फिजिकल चेंज। फिजिकल चेंज वो होते हैं जिनमें जो कंपाउंड है उसकी केवल फिजिकल प्रॉपर्टीज में बदलाव होता है चेंज के बाद, उसकी जो केमिकल प्रॉपर्टीज है वो नहीं बदलती हैं। जैसे कि आइस जब मेल्ट हो जाती है तो वो लिक्विड फॉर्म में तो आ गई है सॉलिड से, लेकिन वो है क्या? वो है H2O ही। ठीक है, तो वो केमिकली चेंज नहीं हुई है, वो फिजिकल प्रॉपर्टीज उसकी चेंज हुई है। या पानी को उबालते तो वो स्टीम में कन्वर्ट हो जाता है, लेकिन वो रहता है H2O ही है। तो ये क्या है? फिजिकल चेंज है कि लिक्विड फॉर्म जो है वो गैस में चेंज हो गई। ठीक है, यहाँ हमने फ्रूट को काट के उसके छोटे छोटे पीसेस काट दिए तो सलाद तो बन गया, लेकिन जो खीरा है वो खीरा ही रहेगा, जो एप्पल है वो एप्पल ही रहेगा। ठीक है, तो ये केवल फिजिकल चेंज हुआ है, साइज में अंतर आया, लेकिन केमिकल प्रॉपर्टीज में बदलाव नहीं हुआ। केमिकल चेंज वो होते हैं जिन चेंज में जो है आपकी केमिकल प्रॉपर्टीज जो है वो बदल जाती हैं, और इस तरीके का जो चेंज होता है वो केमिकल चेंज होता है। जैसे कि बॉडी का बढ़ना, पेपर का जलना और खाने का पकना, ये इसके एग्जाम्पल है। नेक्स्ट है, हाउ विल यू सेपरेट अ मिक्सचर कंटेनिंग कैरोसिन और पेट्रोल। कैरोसिन और पेट्रोल के मिक्सचर को कैसे आप सेपरेट आउट करोगे? इनके बॉइलिंग पॉइंट में जो डिफरेंस है वो 25 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा का है। तो जब 25 डिग्री सेल्सियस का ज़्यादा है तो हम इसमें डिस्टिलेशन मेथड यूज़ करेंगे। नेम द टेक्निक टू सेपरेट बटर फ्रॉम कर्ड। बटर फ्रॉम कर्ड के लिए सेंट्रिफिकेशन, सॉल्ट फ्रॉम सी वाटर के लिए एवेपोरेशन, और कैम्फर फ्रॉम सॉल्ट के लिए हम यूज करेंगे सब्लिमेशन। व्हाट टाइप ऑफ मिक्सचर इज सेपरेट बाय द टेक्निक ऑफ द क्रिस्टलाइजेशन। तो क्रिस्टलाइजेशन से कौन सी जो टेक्निक, क्रिस्टलाइजेशन की टेक्निक से कौन से मिक्सचर हम सेपरेट कर सकते हैं? तो प्योर सॉलिड को हम उसकी इम्प्योरिटी से अलग कर सकते हैं क्रिस्टलाइजेशन मेथड से। और इसी के साथ जो चैप्टर है वो आपका खत्म होता है, इसके नोट्स कंप्लीट होते हैं। थैंक यू।